हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें एटम्स एवं इलेक्ट्रॉन के इसके नेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एटम्स एवं इलेक्ट्रॉन के जो थ्योरीज हैं उसके बारे में। ठीक है, बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसमें बोर्स ने बताया था कि जो एटम है वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, एंड उनके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बोर्स ने इसमें बताया था एटम्स के बारे में कि मध्य में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो बोर्स का जो मॉडल था उसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने, बोर्स के जो मॉडल था इसमें कुछ कमियां पाई। उसके पश्चात फिर डी ब्रोगली ने अपना सिद्धांत या हाइपोथेसिस दिया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखेगा तो यहाँ पर ऑर्बिट में, स्पेस में इलेक्ट्रॉन को क्या हम इसकी स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस जगह पर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट की है या इसकी पाए जाने की जो स्थिति है उसके बारे में फिर हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टनिटी प्रिंसिपल दिया, तथा हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D स्पेस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में हाइजेनबर्ग ने फिर बताया, अपना प्रिंसिपल दिया, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इंट्रोडक्शन। डी ब्रोगली समीकरण की परिकल्पना तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर एटम का एक नया मॉडल सन 1920 के आसपास प्रस्तावित किया गया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान में इसके पाए जाने की प्रायिकता या इसके प्रोबेबिलिटी पर बल दिया गया। ठीक है, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत एवं डी ब्रोगली के सिद्धांत की परिकल्पना के आधार पर फिर श्रोडिंगर ने अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, तथा इस मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूमता हुआ न मारकर किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की इसकी प्रायिकता के बारे में बताया। ठीक है, इसका डेफिनेशन है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन समीकरण है इसका डी स्क्वायर साइन अपॉन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 फाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन ई माइनस म्यू वी साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको डी या फिर डेल भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, निर्देशांक है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एंड एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एच है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक, एंड ई है इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा या इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एंड वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, एंड साइन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के तरंगीय गुण को व्यक्त करने वाली तरंग फलन, यानी कि साइन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन की तरंगीय गुण को व्यक्त करने वाली तरंग फलन होती है।
क्या, साइन। इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन। एनर्जी E इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, जहाँ पर ई क्या है, एनर्जी है, के ई क्या है, गतिज ऊर्जा, एंड पी ई क्या है, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। एंड इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस वी, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। एंड गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 m इन पॉइंट mv² अपॉन m इज इक्वल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m। ठीक है। इसमें जो mv के मान को डी ब्रॉगली समीकरण से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है। mv के स्थान पर हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण को रखेंगे, तो निम्न समीकरण प्राप्त होगा 1/2 mv² इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ठीक है। हमने mv की जगह डी ब्रॉगली समीकरण h अपॉन लैम्डा रखा। उसके पश्चात आगे 1/2 mv² इज इक्वल टू h² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। ठीक है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या है, समीकरण 2। और ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से 1/2 mv² का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो इसका मान है 1/2 mv² का, हम समीकरण 1 में रखेंगे तो E इज इक्वल टू h² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m प्लस v, ये समीकरण प्राप्त होगा। या फिर इसे h² अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m इज इक्वल टू E माइनस v लिख सकते हैं। ये क्या है, समीकरण 3। या फिर इसको लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन 2 m E माइनस v लिख सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4। तो कोई भी सूक्ष्म कण जो तरंग गति से घूमता है, इसके लिए एक्स दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी जो कण है जो वे तरंग गति करता है, उसको एक्स डायरेक्शन में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 5। उसके पश्चात समीकरण जो 4 है से जो लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण 5 में रखने पर, इस समीकरण में समीकरण 4 का मान को, लैम्डा स्क्वायर के मान को हम रखेंगे तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। या फिर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2m अपॉन एच स्क्वायर, हम इसको यहाँ पर मिला देंगे, ई माइनस वी साइन, और साइन को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है। ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। देन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ 8 कैसे आया, हमने 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 के साथ, तो ये 8 हो गया। 8 स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन की गति, ये तो हो गई एक्स डायरेक्शन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये एक्स डायरेक्शन के लिए, यानी कि 1D बॉक्स के लिए या फिर 1 डायमेंशनल के लिए ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब 3D के लिए हम तीनों अक्षों के एक्स वाई जेड में होती है, इसीलिए तरंग समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि 3D के लिए, 3 डायमेंशन के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड, उसके लिए हम इसको इस प्रकार से समीकरण 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी और का होल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0, जहाँ पर डेल्टा स्क्वायर
समीकरण 7 श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, जिसे निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी का होल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर का मतलब ये तीनों डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, और इस डेल्टा स्क्वायर को हम लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।